हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 2 मॉड्यूल 7 ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट का लेसन नंबर 31 फूड प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री का बचा हुआ पार्ट कवर करने वाले हैं, जो बायो का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, dear students. Hope you all will be fine. Today we have an interesting topic which is animal husbandry. So let's start our today's topic. Animal husbandry is that branch of science which is concerned with the management of various methods of better production of food items and procurement of better services from animals. Animal husbandry includes producing proper nutrition to animals and management of issues related to reproduction and control of diseases. With the increase in population, fulfillment of requirements for food would be possible only if, along with agriculturing, attention is also paid to animal husbandry. In this way, the production of eggs, milk, honey, wool, and meat can be improved and increased. तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है? तो साइंस का वो ब्रांच जो कि एनिमल्स के बेटर प्रोडक्शन, फूड आइटम्स और उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, उसे एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है। एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल्स के प्रॉपर न्यूट्रिशन, उसके मैनेजमेंट के इश्यू से रिलेटेड, रिप्रोडक्शन और उनके डिजीज के कंट्रोल के बारे में बताया जाता है। और जैसे कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग को अपने फूड को भी फुलफिल करने के लिए हम लोग की जरूरतें बढ़ती जा रही है, इसलिए हम लोग खेती के साथ एनिमल हस्बेंड्री पे भी ध्यान दे रहे हैं, जिसमें हम लोग पशुपालन करते हैं। इस तरीके से हम लोग एग्स का प्रोडक्शन, मिल्क, हनी, वूल और मीट का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं और इनको क्वालिटी को इम्प्रूव करने के साथ इसे इंक्रीज कर रहे हैं। Milch animals. Milch animals includes all those cattle from where humans receive milk and also those animals which are helpful to farmers in agricultural work such as ploughing, irrigation, bearing rows, etc. Indian domesticated milch animals have two categories: cow, indicus, and buffalo, busbuchi. Milk giving cows are included in the category of milch animals. तो मिल्क एनिमल्स क्या है कि वैसे जानवर जिससे हम लोग को मिल्क प्राप्त होता है, और वैसे जानवर जो कि फार्मर्स को एग्रीकल्चर वर्क में हेल्प करते हैं, जैसे कि प्लफिंग करने में, इरिगेशन करने में, या फिर लोड्स को बियर करने में, जो भी सामान भारी है उसको ढोने में हेल्प करते हो। इंडियन जो डोमेस्टिकेटेड मिल्क एनिमल्स है वो टू कैटेगरी में, एक काउ जिसका साइंटिफिक नेम है बस इंडिकस, और एक बफेलो जिसका साइंटिफिक नेम है बस बूची, और जो मिल्क गिविंग काउज है वो मिल्क एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। Today, scientists are engaged in discovering how disease-resistant capacity of milch animals can be enhanced and how their milk delivering period can be increased. This period is the period when after the birth of the calf, the mother lactates. This means that milk production can increase. Also, it is essential that the animal be free of disease. The lactation period of certain foreign breeds such as Jersey, Brown Swiss, etc. is very long. Similarly, in Indian breeds like Red Sindhi, Sahiwal, etc., the disease resistance is higher if both these breeds are intermixed. Hybridized offsprings are likely to have a combination of strong qualities from both parents. That offspring will have greater disease resistance and its lactation period will be longer. तो आज जो हमारे साइंटिस्ट है वो ऐसे मिल्क एनिमल्स को डिस्कवर करना चाहते हैं जो कि हाईली डिजीज रेसिस्टेंट कैपेसिटी हो उनमें, मतलब कि वो डिजीज को रेसिस्टेंट कर पाए, उनमें जल्दी से कोई भी बीमारी ना लगे, और जो उनका मिल्क डिलीवरिंग पीरियड है वो बढ़ सके, इनहांस हो सके, इंक्रीज हो सके। और जब एक गाय या फिर जो भैंस है जब अपने बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद जो वो दूध देती है, उस पीरियड को बोला जाता है लैक्टेट पीरियड। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, और अपने जानवरों को हम लोग फ्री ऑफ डिजीज भी बना सकते हैं। जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो फॉरेन ब्रीड्स का, जर्सी और ब्राउन स्विस है, उनका थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए होता है, और जैसे जो इंडियन ब्रीड्स है जैसे कि रेड सिंधिया और साहिवाल, ये सब डिजीज रेसिस्टेंट इनमें हाई हो जाता है, मतलब इनमें जल्दी से कोई भी डिजीज नहीं लगता है, ये डिजीज रेसिस्टेंट एनिमल्स होते हैं। अगर इन दोनों ब्रीड्स को इंटरमिक्स करके, हाइब्रिडाइज करके इनके ऑफस्प्रिंग को लाया जाए, तो ये हमारा क्या होगा कि जो दोनों पेरेंट्स है, जब एक ऑफस्प्रिंग निकलेगा तो इसमें ग्रेटर डिजीज रेसिस्टेंस भी होगा और इसका जो लैक्टेशन पीरियड है वो भी लंबा होगा।
The quantity and quality of the milk produced from cows and buffaloes are dependent upon these factors like the state of these animals' health and whether they are getting balanced diet. Milk animals should be cleansed regularly. In case of illness, veterinary specialists should have consulted constantly, and their delivery place should have adequate light and air, where they can be protected from cold, heat, and rain. Nowadays, some people normally want to increase milk production by feeding these animals with steroids and hormones. This causes increase in adult size, but the milk animals feel difficulty in walking. तो मिल्क के प्रोडक्शन के क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे कि जो काउस एंड बफेलोज है, वो किस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो मिल्क का जो क्वांटिटी और क्वालिटी हो वो एनिमल्स के हेल्थ से रिलेटेड हो और उनको बैलेंस डाइट फूड खाने के लिए मिलता हो। जो मिल्क एनिमल्स है उनको हमेशा मतलब कि रेगुलरली साफ करना चाहिए, क्लींस करना चाहिए, और अगर वो कभी बीमार हो जाए तो उनको वेटरनरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से उनको कंसल्ट करके अपने जानवरों का इलाज करवाना चाहिए। और उनकी डिलीवरी के टाइम में जो प्लेस है वो उसमें एडिक्वेट लाइट और एयर का होना ज़रूरी है, और उन्हें ठंड से और गर्मी से और बरसात से बचाने के लिए उन्हें प्रॉपर शेड की आवश्यकता होती है। आजकल लोग जो नॉर्मली है वो अपने जानवरों को मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उन्हें स्टेरॉइड्स और हार्मोन्स को फीड करवा रहे हैं। इससे क्या होता है कि उनके अडर साइज में ग्रोथ होता है। अडर मीन्स क्या, उनके थन का जो है वो ग्रोथ हो रहा है, लेकिन जो ये जो मिल्क एनिमल्स है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है चलने में। मतलब कि जो अडर है उनका साइज जब ग्रोथ हो जाता है तो मिल्क एनिमल्स को चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। Animal reproduction. In order to get animals with certain desired characteristics in the offspring, parents with desired qualities are selected and made to interbreed. For instance, a variety of cow that yields less milk is mated with one from that yields more milk. Artificial insemination is an important effective method of obtaining a variety with desired characteristics. In this process, the semen of the male belonging to a variety of growing high yield of milk is injected into the vagina of the female. This process produces offspring with higher yield of milk. This method is used for improving the breeds of the cows, buffaloes, hens, horses, and goats. हम लोग वैसे एनिमल्स को डिजायर करते हैं जिनके जो ऑफस्प्रिंग है वो उनका इंटरब्रिडाइजेशन करके हम लोग बेस्ट क्वालिटी के जानवरों का रिक्वायरमेंट है। जैसे कि जो एक काऊ है वो उनका जो मिल्क का प्रोडक्शन वो भी हाई हो और वो डिजीज रेसिस्टेंट भी कर सके। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि दो जानवरों को हाइब्रिडाइज करवा के उनसे एक सिंगल ऑफस्प्रिंग को ऑब्टेन करते हैं, जो कि जिनमें दोनों बोथ क्वालिटी प्रेजेंट हो, जैसे कि वो हाई मिल्क को एड भी करे और उनमें डिजीज रेसिस्टेंट की भी ज़्यादा कैपेबिलिटी हो। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि दो अलग अलग वैरायटी के काऊ को एक साथ मेट करवाते हैं और उनसे जो मिल्क है वो ज़्यादा ईल्ड करते हैं और जो उनमें डिजीज रेसिस्टेंट की जो कैपेबिलिटी है वो भी ज़्यादा हो जाती है। इसमें हम लोगों को क्या हेल्प करता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, तो एक इफेक्टिव मेथड है जिससे हम लोग डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल को ऑब्टेन कर सकते हैं। इस प्रोसेस में जो मेल का जो सीमेन होता है उसको हम लोग लेकर के और फीमेल के वेजिना में इंजेक्ट करते हैं, जिससे जो ऑफस्प्रिंग आता है वो हाई मिल्क यील्ड करता है। और इस मेथड से जो काउस के ब्रीड में और बफेलोज, हेन्स, हॉर्सेस और गोट्स के ब्रीड में हम लोग इम्प्रूव करते हैं, उनको डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाला बनाते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग। Poultry farming has a special place in our country. Eggs and chicken meat is major sources of proteins, vitamins and minerals. Poultry farming not only contributing to a better quality of food but is also a major source of income for many farmers in the country. Poultry farming enhances the quality of the breed and also enhances the production of eggs and chicken meat. Hens called layers are reared for eggs, and those reared for chicken meat are called broilers. In poultry farming, there is a special place for new breeds of hens so that the quality as well as quantity of chicken may be enhanced. तो जो पोल्ट्री फार्मिंग है वो हमारे कंट्री में उसका स्पेशल प्लेस है, जो कि एग्स और जो चिकन मीट है वो उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स, वाइटामिन्स और मिनरल्स के सोर्सेस प्राप्त होते हैं। और जो पोल्ट्री फार्मिंग है वो सिर्फ बेटर क्वालिटी का फूड नहीं हम लोग को प्रोवाइड करवाता है, बल्कि एक हम लोग के इनकम का भी मेजर सोर्स है, जिससे जो हमारे कंट्री के जो फार्मर्स है वो उनका इकोनॉमिकल कंडीशंस बना रहता है। जो पोल्ट्री फार्मिंग है उससे क्या होता है कि हम लोग उसमें भी ब्रीड को क्वालिटी को इन्हांस करते हैं और उनसे प्रोडक्शंस ऑफ एग्स और चिकन मीट की भी
जो क्वालिटी है उसको एनहांस करते हैं। जो हेन्स है, जो एग्स के लिए रियर किया जाता है, जो एग्स के लिए पाला जाता है उसे लेयर्स बोले थे, और दोज रियर फॉर चिकन, मतलब कि जिसको हम लोग चिकन के लिए पालते हैं, मीट के लिए पालते हैं, उसे ब्रॉयलर्स बोला जाता है। जो इंडिया में जो पोल्ट्री फार्मिंग हो रहा है वो एक स्पेशल प्लेस है उसका, और इसके में जो हेन्स है उनके जो न्यू ब्रीड्स है, जैसे कि उनका जो क्वालिटी और जो क्वांटिटी है चिकन और एग का, उससे भी इनहेंस किया जा रहा है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ब्रीड ऑफ हेन्स, लोकल ब्रीड सच एज असील एंड अ फॉरेन ब्रीड सच एज Leghorn are interbred. In this way, new chicken breed of chicken have an amazing capacity to tolerate high temperature, and their proper rearing their cost much less. तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हेन्स के भी ब्रीड को चेंज कर रहे हैं, हम लोग उससे भी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हेन्स को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि जो लोकल ब्रीड है हम लोग का असील, और जो एक फॉरेन ब्रीड है लेघौर, उन दोनों को हम लोग इंटरब्रीड करवाते हैं। इस वे में हम लोग को एक न्यू चिकन ब्रीड प्राप्त होता है, जो कि उसका जो कैपेसिटी है हाई टेम्परेचर को वो रेसिस्ट कर लेता है, टॉलरेट कर लेता है, और जो उनकी रियरिंग जो कॉस्ट है वो भी थोड़ा कम लगता है। ठीक है। From a commercial viewpoint, such chicken are reared, which can be given a fibrous meal derived from agricultural byproducts. In this way, the hens get high protein diet derived from grains with very little fiber. तो हम लोग कमर्शियल व्यू पॉइंट से देखेंगे तो जो चिकन है उसका जो पालन किया जाता है, उसका जो रियलाइजेशन किया जाता है वो कैसे होता है, तो वो फाइब्रस मिल के थ्रू उनको फाइब्रस मिल दिया जाता है जिसमें, और जो फाइब्रस मिल कैसे दिया जाता है, जो एग्रीकल्चर का जो बाई प्रोडक्ट बच जाता है उसे चिकन्स को खिलाया जाता है। ठीक है। इस तरीके से हम लोग को हाई प्रोटीन वाला डाइट भी मिल जाता है, और जो कि जो लिटिल फाइबर जो ग्रेन से मिलता है वो हम लोग चिकन को खिला देते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड ब्रॉयलर्स, हम लोग देखेंगे एग्स और ब्रॉयलर्स के प्रोडक्शन के बारे में। द फॉलोइंग फैक्टर्स नीड टू बी केप्ट इन माइंड फॉर रियरिंग हेन्स फॉर बेटर प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड ब्रॉयलर्स। तो नीचे में कुछ फैक्टर्स दिया है जिसे हम लोग को अपने माइंड में केप्ट करते हुए हम लोग को हेन्स के रियरिंग को करना चाहिए, जिससे उनका जो एग्स और जो ब्रॉयलर्स उनका प्रोडक्शन बेटर हो सके। Better management techniques are necessary for better production, of which management of proper diet and proper shelter are of prime importance. तो जो भी टेक्निक्स हम लोग को उसके मैनेजमेंट में लगे, उसके प्रॉपर डाइट में, उसके प्रॉपर शेल्टर में, ये हम लोग को इम्पोर्टेंस में रखना है, अपने माइंड में रखना है कि जो भी हम लोग टेक्निक्स का इस्तेमाल करें रियरिंग के लिए वो बेटर हो। The shelters for the hens should have the right temperature and provision for adequate amount of light and air. These shelters need to be kept clean. तो जो भी हम लोग हेन्स को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, राइट टेम्परेचर होना चाहिए, और उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लाइट एंड एयर का प्रोविजन होना चाहिए, और जो ये शेल्टर है उसे नीट और क्लीन रखने की भी आवश्यकता है। The hens are healthy and they produce good quality of eggs and meat. Adequate amount of vitamins should be provided in the diet for proper growth of broiler chickens. जो हेन्स है उनको हेल्दी रहना जरूरी है, जिससे वो गुड क्वालिटी के मिक्स को प्रोड्यूस करेंगे और मीट को प्रोड्यूस करेंगे, और जो भी अमाउंट्स एडुकेट अमाउंट्स ऑफ जो वाइटमिन्स है उनको डाइट में हमेशा प्रोवाइड करवाते रहना चाहिए, और उनकी जो ब्रॉयलर जो चिकन है उनकी प्रॉपर ग्रोथ पे भी ध्यान देते रहना चाहिए। Poultry needs to be protected against both disease and pesticides. It is essential to take precautions so that death rates of broiler chickens remain low. At the same time, the quality of their features and intestines is maintained. तो जो पोल्ट्री नीड्स है उसमें क्या है कि जो चिकन है या ब्रॉयलर्स है उनको हम लोग को डिजीज और पेस्टिसाइड से दोनों से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, और ये हमारे लिए जो एसेंशियल प्रिकॉशंस है, जो जिससे कि जो ब्रॉयलर चिकन है उनका डेथ रेट कंट्रोल है और या फिर लो है, और उसी टाइम हम लोग को उनके इंटेस्टाइन्स के कैरेक्टरिस्टिक उनके फीचर्स को मेंटेन करने की भी जरूरत होती है। द शेल्टर डाइट एंड एनवायरमेंटल नीड्स ऑफ ब्रॉयलर्स इज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द एग प्रोड्यूसिंग हेन्स. Broilers are given a diet of protein and fat and are sold as meat in the market. A high proportion of vitamin A and vitamin K is provided in the diet of egg producing layer hens. तो जो उनका शेल्टर या फिर जो डाइट या फिर जो इन्वायरमेंटल नीड्स है ब्रॉयलर्स का, वो एग प्रोड्यूसिंग हेन से थोड़ा अलग होता है। ब्रॉयलर्स को क्या देना चाहिए खाने में, तो प्रोटीन देना चाहिए, फैट देना चाहिए, और जिससे वो मार्केट में मीट के तौर पे बेचे जाते हैं, और जो हायर प्रोपोर्शन है विटामिन ए और विटामिन के का वो एग प्रोड्यूसिंग हेन्स के खाने में डाइट में देना चाहिए, जिसे लेयर हेन्स भी बोला जाता है। Special attention should be paid to cleanliness in the shelters for hens. Dirty shelters with inadequate air circulation may lead to hens being affected with shelters. तो उनमें स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है उनके साफ सफाई में, जो कि हेन्स को शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है उसमें
ज़्यादातर साफ सफाई पे ध्यान देना होता है, और जो डर्टी शेल्टर्स होते हैं उसमें एयर सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है, तो वो हेंस के हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है इससे। जर्मिसाइडल मेडिसिन शुड बी स्प्रिंकल रेगुलरली, हेंस शुड बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीजेस टू अवॉइड एपिडेमिक्स। तो उनमें हमेशा जर्मिसाइडल मेडिसिन का स्प्रिंकल करना चाहिए और रेगुलरली की बेसिस पे, और जो हेंस है उनको वैक्सीनेट करवाना चाहिए, जिससे वो कम्युनिकेबल डिजीज और एपिडेमिक से बचे रह सके। फिश रेज एंड एक्वा कल्चर। The livelihood of lakhs of Asians is connected to fisheries. Fish is a rich source of protein in our diet. Fish is found into two kinds of water, seawater and freshwater. Freshwater is found in rivers and ponds, hence fisheries can be both freshwater fisheries and marine fisheries. तो जितने भी एशियंस, जो लैक्स ऑफ एशियंस है, उनका जो अपने लाइवलीहुड को वो अर्न करने के लिए फिशरीज पे डिपेंड रहते हैं, और जो फिश है वो प्रोटीन का रिच सोर्स है हमारे डाइट में। और फिश दो काइंड के पाए जाते हैं, एक सी वाटर एंड दूसरा फ्रेश वाटर। जो फ्रेश वाटर का जो फिश है वो रिवर्स और पॉन्ड में पाया जाता है, और जो फिशरीज है वो फ्रेश वाटर फिशरीज भी है और मरीन फिशरीज भी है। ठीक है। Marine fisheries. The entire Indian peninsula borders ocean where fish production is done on a large scale. We are proud to belong a country where on one hand the world's tallest mountain ranges are found, and on the other hand there is an approximately 5,600 kilometer long sea coast. Fishing is done on the shore of this vast sea coast as well as in the depths of the ocean on a large scale. Mackerel, tuna, and sardine fishes are the most widely consumed sea fish. For catching fish, various kinds of nets are thrown into the sea from fishing boats. तो हमारा जो कंट्री है, जो वो क्या है कि वो फिश प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करती है, और वो एक इंडियन पेनिनसुलर का जो बॉर्डर है, ओशियन है, वो तीन, पहले तो जो इंडिया है वो तीन तरह से पानी समुद्र से घिरा हुआ है, तो वो एक पेनिनसुलर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। और हम लोग को गर्व है अपने देश में, जहाँ एक और माउंटेन रेंजेस है एकदम टॉलेस्ट, और दूसरी ओर हम लोग 5,600 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट सी रेंज में हम लोग का जो इंडिया का जो बॉर्डर है वो घिरा हुआ है। ठीक है। और फिशिंग कैसे किया जाता है, तो वो सी कोस्ट से किया जाता है, और उस ओशन के डेप्थ में भी जाके फिशिंग किया जाता है लार्ज स्केल पे। जो मैक्रेल या ट्यूना, सार्डाइन फिशेस है, वो हमारे सी फिश ज़्यादा वाइडली रूप से कंज्यूम किए जाते हैं, और फिश को कैच करने के लिए वेरियस काइंड्स के नेट्स का यूज़ किया जाता है, जो कि समुद्र में उसे फेंका जाता है और फिशिंग बोट से। Today, with the help of new techniques like satellites and eco machine, large scale of fish can be accurately detected. By using this method, fish catch can be increased. By using this new technique, the safety and security of fishermen can be established. तो हम लोग के पास बहुत सारे न्यू टेक्निक्स है, जैसे सैटेलाइट्स या इको मशीन है, जिससे हम लोग लार्ज स्केल ऑफ फिश को एक्यूरेट डिटेक्ट कर सकते हैं। और इस मेथड को यूज करने से क्या होता है कि हम लोग का फिश कैच करने का एबिलिटी इंक्रीज होगा, और इस टेक्निक को यूज करने से जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बनी रहती है। Today, fisheries and aquaculture is a successful industry. Fin fish like mullet, pearl, spot, prawn, mussel, oysters, and oceanic bits are an inseparable part of the fishing industry and have tremendous economic importance. Oysters are caught their pearls. तो आज फिशरीज और जो एक्वाकल्चर वो एक सक्सेसफुल इंडस्ट्री है। और जैसे कि फिन फिश है, जैसे कि मुलेट, पर्ल, स्पॉट, प्रॉन, म्यूजल, ऑयस्टर्स और जो ओशियनिक बीट्स है, वो फिशिंग इंडस्ट्री का एक इंसेपरेबल पार्ट है, उसको अलग नहीं किया जाता है। ठीक है। और ये हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए भी बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को स्टैब्लिश करने में बहुत बड़ा इसका योगदान है। और जो ऑयस्टर्स है उनको क्यों पकड़ा जाता है, उनके पर्ल्स, उनके मोतियों के लिए पकड़ा जाता है उन्हें। यहाँ पे एक डू यू नो बॉक्स है, आप इसको पढ़ लो, इसको समझ लो। Inland fisheries. Do you have any experience of catching fish in a pond, lake, river, or canal? If not, then do it whenever you get the chance. Inland fisheries includes fishing in freshwater sources like canals, ponds, and rivers, etc. Whenever fresh water is mixed with seawater, salty water, such as at mouths of rivers as estuary and lagoons, major storehouses fish. तो क्या आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि आपने कभी पॉन्ड या लेक या रिवर या फिर कैनल में कहीं भी आपने फिश को कैच किया? अगर नहीं, तो आप लोग को जब भी चांस मिले तो आप ये करने की एक बार कोशिश करो। इंडियन फिशरीज है, उसमें क्या होता है कि हम लोग फिशिंग कहाँ करते हैं, फ्रेश वाटर सोर्सेज में, जैसे कि कनाल्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, रिवर्स हो गया। और जब भी फ्रेश वाटर में हम लोग सी वाटर का जब मिक्सचर होता है तो उसे सॉल्टी वाटर बोलते हैं, और ये रिवर्स के माउथ पे किया जाता है। ठीक है।
तो नदियों के मुहानों पे हम लोग फिशिंग का काम कर सकते हैं, और ये एक मेजर स्टोर हाउस रहता है फिश का, यहाँ पे फिश ज्यादातर पाए जाते हैं। When fisheries undertaken in land sources, its proportions gets limited. Maximum fish production is done through aquaculture. In India, farmers combine rice farming with fisheries through mixed fishery. Fish can be enhanced. In this process, both local and imported types of fish are used. Rohu, katla, mrigal, silver carp, etc. are the names of some fishes that are produced in freshwater fisheries. तो फिशरी जो है वो इनलैंड सोर्सेस के अंदर भी इसका हम लोग यूज करते हैं। इसका प्रोडक्शन लिमिटेड है इनलैंड सोर्सेज में, ठीक है। जो मैक्सिमम फिश प्रोडक्शन है वो एक्वाकल्चर प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, और इंडिया में जो फार्मर्स है वो राइस फार्मिंग को फिशेज से कंबाइन करते हैं। और जब भी फिश मिक्स होता है तो क्या होता है, जो फिश है उनका जो प्रोडक्शन उनको एनहांस किया जाता है। इस प्रोसेस में हम लोग लोकल और इम्पोर्टेड टाइप्स ऑफ फिश को यूज करते हैं, जैसे रोहू हो गया, कतला, मृगया और सिल्वर कार्प है। ये सब जो नेम है वो फ्रेश वाटर फिशेज के कुछ मछलियों के एग्जाम्पल, उनके नेम है ये, ठीक है। Here is the text question 31.3. Try to solve all the questions. Biotechnology in agriculture. When plant cells, tissues, collection of cells, and plant parts are used to derive useful products by mixing them with nutrients in test tubes or beakers, it is termed biotechnology. Agricultural biotechnology is the term which is used for when parts of plants, tissues, and cells are in synthetic nutrient medium in the test tubes or beakers or cutting them. Agricultural biotechnology can be of two types: tissue or cellular culture, genetic engineering. जब प्लांट सेल्स या टिश्यूज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है, ठीक है। हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं कि टिश्यूज क्या होता है। तो टिश्यूज तो कलेक्शन ऑफ सेल्स हो गया। तो जो प्लांट सेल्स या जो टिश्यूज है या फिर प्लांट्स के पार्ट्स से हम लोग उसका क्या करते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट्स उसका न्यूट्रिएंट्स मीडियम में मिक्स करके टेस्ट ट्यूब या बिकर्स में उस चीज को मिक्स करके उसके यूजफुल प्रोडक्ट ड्राइव करते हैं, और इस चीज को टर्म किया गया है बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी क्या टर्म है कि इसमें हम लोग प्लांट्स के पार्ट्स को ग्रो करते हैं, टिश्यूज और सेल्स को सिंथेटिक न्यूट्रिएंट मीडिया में, टेस्ट ट्यूब्स या बिकर्स में, और इस चीज का हम लोग वहाँ पे कल्चर करते हैं। एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी दो टाइप्स के, टिश्यू और सेलुलर कल्चर, और दूसरा जेनेटिक इंजीनियरिंग। टिश्यू और सेलुलर कल्चर. Tissue cultures involve separating of plant cells and tissues and culturing them in nutrient media in test tubes or beakers. Plants grown in this manner are then transplanted in the fields. Through this process, better quality plants can be grown in a short period of time. This technique is highly effective for conservation of rare plants or those on the verge of extinction. तो टिश्यू कल्चर्स में क्या होता है कि जो प्लांट सेल्स और टिश्यूज को क्या किया जाता है, पहले उनको सेपरेट किया जाता है, उसके बाद उनका जो न्यूट्रिएंट मीडिया या फिर टेस्ट ट्यूब और बीकर्स में उनको कल्चर किया जाता है, ठीक है। जो प्लांट ग्रोथ है वो इस मैनर में पहले तो ग्रोथ किए जाते हैं टेस्ट ट्यूब या बीकर्स में, उसके बाद उसको फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है। इस प्रोसेस से क्या होता है कि हम लोग को प्लांट्स के बेटर क्वालिटी हम लोग इससे ग्रोन करवाते हैं, और वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। और ये टेक्निक किस चीज में इफेक्टिव है, तो जो भी प्लांट्स या फिर जो भी स्पेसिस एक्सटिंक्शन के कगार पे, विलुप्त होने के कगार पे है, तो उस चीज को ये कंजर्व करने में हेल्पफुल है। Genetic engineering. This includes the transfer of a specific gene or DNA from a plant into the cells of another plant. In this process, gene DNA is transferred from one plant to another through the use of recombinant DNA technology. DNA of one plant is entered into the genetic material of the other plant. Such plants are called transgenic plants. This technique is used to produce better quality plants. With the use of genetic engineering, Indian scientists have produced a genetically modified potato. By the use of this technique, potatoes being infused with protein of a specific variety, amaranth. Amaranth is a food-giving tree which where protein has been inserted, now made by potatoes too. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है कि इसमें स्पेसिफिक जीन या फिर डीएनए का ट्रांसफर होता है एक प्लांट सेल से दूसरे प्लांट सेल में, ठीक है। इस प्रोसेस में जो जीन है या फिर जो डीएनए है उसका ट्रांसफर क्या होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, और किस टेक्नोलॉजी से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। जो डीएनए एक प्लांट का जो है वो उसको दूसरे प्लांट के जेनेटिक मटेरियल में उसको मिक्स किया जाता है, और इस प्लांट्स को क्या बोला जाता है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स। और इस टेक्निक से क्या होता है कि हम लोग को बेटर क्वालिटी के प्लांट्स का प्रोडक्शन होता है, और जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसके यूज से क्या होता है, जो इंडियन साइंटिस्ट है उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटैटो का प्रोडक्शन किया है। और इस टेक्निक से जो पोटैटो है उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स
उनको उनके अंदर इन्फ्यूज किया गया है। और जो एमारिन है वो क्या है, एक फूड गिविंग ट्री है जहाँ पे प्रोटीन को इंजर्ट किया जाता था, और आजकल ये पोटैटोज के द्वारा भी किया जा रहा है। Here is the box which shows efforts to reduce the distances between science, farmer and society. तो यहाँ पे बॉक्स में क्या बता रहा है कि साइंस, फार्मर, सोसाइटी में कितने जो भी डिस्टेंसेस को कैसे रिड्यूस किया जाए, उसमें क्या क्या एफर्ट्स लगेंगे। तो आप इस चीज को पढ़ लो, और जो समझ में ना आए प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और हम लोग ट्राई करेंगे उस चीज को रिप्लाई करने के लिए। या फिर यहाँ पे एक वेबसाइट भी है जो आपको इंफॉर्मेशन देगा। वेबसाइट का नाम क्या है, www.vigyanprasad.government.in, और एक है www.dst.government.in, और एक और है तीसरा वाला www.icar.org.in। ठीक है। फूड सिक्योरिटी. Food security can be defined as the timely and convenient availability of food for all the people of a particular region or country. This is especially true wherever there is a crisis in food production and the conditions of poor families of becomes depressing. Food production falls in times of natural calamities like floods, tsunami, droughts, or famine. In this way, natural calamity produces food scarcity in affected regions. Due to lack of food, prices increase, because of which families with limited income cannot bear food expenses. If natural calamity persists in a particular place for a long time, their conditions of living may emerge that in turn may turn into famine. Food security is dependent upon the processes related to the public distribution system, governmental alertness, and attempts to emerge out of food-related issues. तो जो फूड सिक्योरिटीज को कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि एक टाइमली और कन्वीनियंट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हो सके, जो कि किसी भी हमारी जो कंट्री है उसके किसी भी पर्टिकुलर रीजन या लोगों तक ये जो फूड है वो कन्वेंशियली अवेलेबल हो उनके लिए खाने के लिए। और ये स्पेशल क्या है कि जब स्पेशल कब, जब फूड प्रोडक्शन का और क्राइसिस हो, उसकी कमी हो, और जो पुअर फैमिलीज है वो डिप्रेशन में, उनके पास फूड की कमी हो, तो उनके पास फूड की अवेलेबिलिटी जरूरी है। और जो फूड प्रोडक्शन है वो नेचुरल क्लाइमेटिस जब आता है, जैसे कि फ्लड्स आ गया, सुनामी आ गया, फिर सुखाड़ आ गया, फिर जो बाढ़ आ गया, कुछ भी हो गया, तो उस टाइम में हम लोग को फूड प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। इन दिस वे जो नेचुरल क्लाइमेटिस है वो क्या करता है, फूड के प्रोडक्शन को स्कैरसिटी मतलब कि कम कर देता है। ठीक है। और उसकी कमी हो जाती है अफेक्टेड रीजन में। जो भी रीजन ड्राउट्स या सुनामी, साइक्लोन्स, फ्लड जिससे भी अफेक्टेड है, उस रीजन में क्या होती है कि फूड की स्कैरसिटी हो जाती है, कमी आ जाती है। और फूड की कमी की वजह से क्या होता है कि जो भी फूड का प्राइस है वो हाई हो जाता है। ठीक है। और एक जो फैमिली है जिनका जो इनकम लिमिट है वो फूड के खर्च को बियर नहीं कर पाते हैं, उठा नहीं पाते हैं। और जब नेचुरल कैलामिटी अगर उस प्लेस पे लॉन्ग टाइम के लिए हो, तो वहाँ का जो कंडीशन है लिविंग के लिए वो क्या होता है, बहुत ही खराब हो जाता है। और जो लिविंग जो वहाँ के जो लोग हैं रहने वाले, वो क्या होते हैं उस चीज के शिकार होके, और फिर फूड के खर्च को उठाने लायक नहीं रहता है। और जो फूड सिक्योरिटी है वो बहुत सारे सोर्सेज पे डिपेंड करता है, जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वहाँ का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है, वहाँ का जो गवर्नमेंट का जो अलर्टनेस है वो कैसा है, और जो फूड का जो रिलेटेड इश्यूज है उसको ठीक करने की कितनी अटेम्प्ट्स की जा रही है, कितनी कोशिश की जा रही है। फूड सिक्योरिटी इज डिपेंडेंट अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, और जो फूड सिक्योरिटी है वो फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड है। नंबर वन, ए नंबर है क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड रिफर्स टू फूड प्रोडक्शन, फूड कंजम्पशन एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेन इन गवर्नमेंटल गोडाउन्स इन द प्रीसीडिंग ईयर्स। तो जो फूड भी अवेलेबल है फूड प्रोडक्शन के थ्रू, तो जो फूड का जो कंजम्पशन और जो स्टोरेज है ग्रेन का वो गवर्नमेंटल गोडाउन्स में हो पहले से ही। और एक्सेस टू फूड, दिस इंडिकेट्स दैट फूड इज विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन इन द कंट्री। एक्सेस ऑफ फूड में क्या है कि जो फूड है वो प्रत्येक पर्सन के रिच में, मतलब कि जो पूरे जो कंट्री में जितने भी पर्सन है उनको फूड इजिली अवेलेबल हो सके, एक्सेस हो सके। कैपेसिटी टू बियर फूड एक्सपेंसेस, दिस रिफर्स टू एबिलिटी ऑफ मेनी विथ ईच पर्सन टू बाय सेफ न्यूट्रिशियस फूड फॉर हिज डेली नीड्स। तो इसमें उनकी कैपेसिटी होना चाहिए फूड के खर्च को उठाने के लिए। जो ये क्या करता है कि जो जितने भी फूड अवेलेबल है उससे जो पर्सन है वो आराम से उसको खरीद कर सके, वो भी सेफ हो वो फूड, और उस फूड में न्यूट्रिशंस हो, और वो अपने डेली नीड्स को न्यूट्रिशियस फूड अफोर्ड कर सके।
In this way, food security can be established in a country only in the presence of the following three conditions: when enough food is available for all people, when all people have enough purchasing capacity to buy nutritious food, when there is no obstacle in procuring food. तो इस वे में हम लोग की क्या है, जो फूड सिक्योरिटी है वो कंट्री में कैसे स्टेब्लिश किया जा सकता है? तो जब हम लोग के पास ये जो 3 कंडीशंस है फूड्स के, उसको देखने के साथ जो फूड सिक्योरिटी उस चीज़ को हम लोग कर सकते हैं। जब हम लोग के पास अवेलेबल फूड हो, सब जितने भी पीपल हम लोग की कंट्री में उनके लिए फूड अवेलेबल हो, फिर जितने भी पीपल उनके पास कैपेसिटी हो कि वो फूड को परचेस कर सके, न्यूट्रिशियस फूड को, और जितने भी उनमें कोई भी कठिनाइयाँ ना हो फूड को खरीदने में, ठीक है? कोई भी ऑब्स्टिकल ना आए, कोई भी कठिनाइयाँ ना आए फूड को प्रोक्योर करने में। प्रोक्योरिंग मीन्स परचेसिंग, ठीक है? ऑब्स्टिकल मीन्स कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, ठीक है? स्टेप्स टेकन फॉर फूड सिक्योरिटी। अब हम लोग फूड सिक्योरिटी के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। टुडे अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज फेसिंग इनसिक्योरिटी रिलेटेड टू फूड एंड न्यूट्रिशन। More people who are either landless, that is, who have access to very limited agricultural land, are more affected. Today, those suffering for food insecurity include the rural laborers, very small scale employed people, and those who beg for a living. In the urban areas, food insecurity is mainly laborers or who are engaged in work that pays little or who get work only in certain seasons. In addition to those categories, those people also qualify for food insecurity who migrate from one place to another in search of work in times of natural calamities. A very large number of such people come under the category to those affected by food related insecurity. अब हम लोग देखेंगे कि फूड सिक्योरिटी को लेके क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, कदम उठाए जा सकते हैं। तो जो लार्ज प्रोपोर्शन हमारे कंट्री के पॉपुलेशन का वो क्या है, फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रहे हैं, और उनके पास ना ही न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल है और ना ही उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो न्यूट्रिशियस फूड्स को बाई कर सके, परचेस कर सके। और जो पीपल है वो कैसे पीपल इस चीज़ को सफ़र करे, तो जो या तो वो लैंडलेस पीपल हो, या फिर उनके पास कोई एक्सेस नहीं हो, या फिर उनके पास क्या है कि जो उनके पास एग्रीकल्चर जो लैंड है उनके पास बहुत ही लिमिटेड लिमिटेशन में प्रेजेंट हो, और वो ही इस चीज़ से ज़्यादातर अफेक्ट हो रहे हैं। किस चीज़ से? तो उनके पास फूड लेने के लिए, परचेस करने के लिए, अफोर्ड करने के लिए मनी नहीं है, ठीक है? टुडे दो सफरिंग फॉर फूड इनसिक्योरिटी इंक्लूड, और आज कौन फूड सिक्योरिटी से सफ़र हो रहा है, इनसिक्योरिटी से? तो वह जो गांव में लेबरर्स है, या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल जो कि बहुत ही स्मॉल स्केल पे वर्क करे, या फिर जो कि अपने लिविंग के लिए बेग करते, भीख मांगते हैं। और अर्बन एरियाज में कौन फूड इनसिक्योरिटी से सफ़र कर रहे हैं? तो लेबरर्स कर रहे हैं, और या फिर जो उनका ऐसे लोग जो कि बहुत ही वर्क तो कर रहे, जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन उनको सर्टेन सीजन्स में ही जॉब मिलता है, या फिर उनके काम के लिए बहुत ही कम पेमेंट दिया जाता है। और इस कैटेगरी को में और कुछ एडिशन किया जा सकता है कि वैसे पीपल जिनके पास फूड के इनसिक्योरिटी को क्वालिफाई करने के लिए क्या है कि वो क्या करते हैं कि अपने लिविंग को अर्न करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं काम के लिए, और नेशनल कैलामिटीज के टाइम में उनके पास फूड इनसिक्योरिटी का उनको फूड इनसिक्योरिटी हो जाता है, ठीक है? और जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल है वो क्या है कि वो इसी कैटेगरी में फॉल होते हैं, इसी कैटेगरी में वो आते हैं इस कैटेगरी में, तो वो फूड रिलेटेड इनसिक्योरिटी से अफेक्ट होते हैं। इफेक्ट्स मेड इन द कंट्री फॉर सेल्फ रिलायंस इन फूड सिक्योरिटी। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से इफेक्ट को हमारे कंट्री को सेल्फ रिलायंस फूड सिक्योरिटी को ऑब्टेन करने के लिए कोशिश किए जा रहे हैं, कौन से इफेक्ट्स लाए जा रहे हैं, कौन से ऐसे चीज़ बनाए जा रहे हैं जिससे हमारा जो फूड सिक्योरिटी हो वो बढ़िया से रह सके, और किसी भी पीपल को फूड इनसिक्योरिटी महसूस ना हो। After getting independence, the Indian policymakers have made every attempt to make India self-reliant in food by adopting new agricultural strategies. India initiated the Green Revolution, which began especially with the increased production of wheat and rice. In July 1968, the erstwhile Prime Minister Indira Gandhi issued a special postage stamp entitled Green Revolution, and this conveyed the powerful message of this agricultural revolution to her countrymen. तो इंडिपेंडेंस मीन्स आज़ादी के बाद हम लोग को जब आज़ादी प्राप्त हो गया, उसके बाद जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट किए, बहुत सारी कोशिश की कि जो इंडिया वो सेल्फ रिलायंट बन जाए फूड के मामले में, और उन्होंने बहुत सारे एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजीज को अडाप्ट किया, जैसे कि इंडियंस ने ग्रीन रिवॉल्यूशन को इनिशिएट किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, जो कि फूड प्रोडक्शन जैसे कि व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प किया।
जुलाई 1968 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उन्होंने स्पेशल पोस्टल स्टैम्प को एंटाइटल किया ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ, और ये क्या था, एक पावरफुल मैसेज था जो अपने देश के लोगों को वो देना चाहती थी एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए। This success with wheat was repeated with rice later on. Although it also cannot be denied that this increase in crop yield was unequally distributed in the country. Punjab and Haryana recorded the maximum yield in agricultural production. In states like Maharashtra, Madhya Pradesh, Bihar, Odisha, and Northeast states, the grain output swung between increase and decrease. Meanwhile, Tamil Nadu and Andhra Pradesh recorded high output of paddy rice. तो ये जो सक्सेस है वो हुआ मिला भी हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन का, बहुत सारा हम लोग को सफलता मिला। इसमें क्या है कि बाद में क्या होगा फिर कि इसमें ये भी हम लोग इसको मना नहीं कर सकते कि ये जो क्रॉप यील्ड हुआ हम लोग के देश में वो अनइक्वल हुआ, कहीं किसी पार्ट में ज्यादा क्रॉप यील्ड हुआ तो कहीं कम हुआ। ठीक है, तो ये अलग अलग कंट्री के अलग अलग एरिया पे ये डिपेंड किया। जैसे कि जो पंजाब और हरियाणा है उसने मैक्सिमम यील्ड किया है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, और जैसे कि अलग जो अदर स्टेट है जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उन्होंने ग्रेन आउटपुट को इंक्रीज और डिक्रीज के बीच में रखा, ना ही वो ज्यादा इंक्रीज कर पाए ना ही ज्यादा वो डिक्रीज कर पाए। और उसी बीच में जो तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश है उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया हाई आउटपुट ऑफ पैडी, उन्होंने राइस का प्रोडक्शन ज्यादा किया। Today, green revolution can be credited with protecting the country against famine in times of contrary seasonal conditions. Both, however, farmers and food security have been protected. During the last 30 years, India has achieved self-reliance in food security by growing varied kinds of crops. तो आज जो ग्रीन रिवॉल्यूशन से उनका जो क्रेडिट है कंट्री जैसे कि उन्होंने क्या किया कि फेमिन्स और अलग जो सीजनल कंडीशंस उन चीज के अगेंस्ट में हमारा जो कंट्री है उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया और हमारे लोगों को उन्होंने फूड सिक्योरिटी को प्रोवाइड करवाना स्टार्ट किया। जो हमारे फार्मर्स हैं उनको फूड सिक्योरिटी को उनको प्रोवाइड करवाया गया। और जो लास्ट 30 ईयर्स से हमारे इंडिया है उन्होंने क्या अचीव किया है, सेल्फ रिलायंस फूड सिक्योरिटी में वो हो चुके हैं, और उन्होंने क्या किया है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स को ग्रो किया है। ठीक है, बफर स्टॉक्स। अब हम लोग देखेंगे ये बफर स्टॉक्स क्या है। Buffer stocks are those stocks of grains that are obtained by the government through the medium of Food Council of India. Wheat and rice have been included in the buffer stock. The Indian Food Council buys wheat and rice from the farmers of these regions where they are grown in surplus. The farmers are paid a predetermined sum for their crops. This sum is called the minimum support price. बफर स्टॉक्स ऐसा स्टॉक्स है ग्रेन का जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो फूड काउंसिल ऑफ इंडिया की हेल्प से ग्रेन्स को ऑब्टेन करता है। जो व्हीट और राइस है इस बफर स्टॉक में उसको इंक्लूड किया गया, और जो इंडियन फूड काउंसिल है वो व्हीट और राइस को किस रीजन से बाई करता है, खरीदता है, तो जहाँ जिस रीजन में वो जो व्हीट या राइस का ज्यादा सरप्लस वे में प्रोडक्शन हुआ है। और जो फार्मर्स हैं उनको प्रीडिटरमाइंड सम्स उस चीज के लिए पे किया जाता है क्रॉप्स के लिए, और इस चीज को बोला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो प्राइस दिया जाता है फार्मर्स को उनके सरप्लस के लिए वो उन्हें उससे क्या बोला जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। The grain obtained from the Indian Food Council is distributed among the poor sections of society by the state-controlled ration shops. This is known as the public distribution mechanism. Today, ration shops exist in majority of the neighborhood of our cities, towns, as well as villages. There are approximately 4.6 lakh ration shops in the country. तो जो ग्रेन हम लोग को जो गवर्नमेंट है इंडियन फूड काउंसिल से उनको प्राप्त होता है वो क्या करते हैं, वो इंडियन फूड काउंसिल की हेल्प से पुअर पीपल के सेक्शंस और सोसाइटी में उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। और ये जो कंट्रोल है वो किससे होता है, राशन शॉप से। और जो राशन शॉप से उसको और क्या जाना जाता है, किस नाम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म से। और जो राशन शॉप से वो हमारे गांव में, शहरों में, टाउन्स, सिटीज, विलेज यहाँ पे वो आसानी से अवेलेबल। और हमारे पूरे कंट्री में जो राशन शॉप्स की जो संख्या अप्रोक्सीमेट कितना है, 4.6 लाख। Grain, sugar, and kerosene oil are usually available in these ration shops. These are sold at lower rates than the open market. Any family can buy a ration amount of these products from such shops on possessing a ration card. For example, 25 to 30 kilos grain, 5 liters kerosene oil, 5 kg sugar, etc. In India, distribution through the ration system was initiated in the 1940s. तो जो grain या sugar या जो kerosene oil है वो ration shops पे easily available होते हैं, और ये लोअर रेट्स पे बेचे जाते हैं। जो पहले ओपन मार्केट में जो रेट से जो ये सब बेचे जाते हैं उससे लोअर रेट्स पे ये राशन शॉप से बेचे जाते हैं, और कोई भी फैमिली राशन अमाउंट को खरीद सकता है
राशन अमाउंट से प्रोडक्ट खरीद सकता है, बस उनको क्या करना है कि उस शॉप पे जाके अपने राशन कार्ड को शो करना है। एग्जाम्पल के 25 से 30 किलोग्राम वो ग्रेन खरीद सकते हैं, 5 लीटर वो केरोसिन ले सकते हैं, 5 किलो शुगर ले सकते हैं महीने में। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है राशन सिस्टम का, वो हमारे भारत में 1940 से स्टार्ट हुआ था। In view of achieving food security, India's public distribution system has proved to be one of the government's highly effective public policies. It has not only regulated the price of grains, but is also providing ordinary people with items of food at nominal prices. From the perspective of food security, this has proved to be a significant program. तो ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इंडिया का फूड सिक्योरिटी को लेकर, तो इसने क्या प्रूव किया है कि जो हमारा गवर्नमेंट है उन्होंने हाईली इफेक्टिव पब्लिक पॉलिसीज को अप्लाई किया है, और ये सिर्फ हमारे ग्रेन्स और का प्राइस को रेगुलेट नहीं करता, बल्कि जो ऑर्डिनरी पीपल है उनको क्या करता है, नॉमिनल प्राइसेस पे फूड को अवेलेबल उनको करवाया जाता है। और जो फूड पर्सपेक्टिव से जो फूड सिक्योरिटी का जो पर्सपेक्टिव है उसने क्या प्रूव किया है कि ये गवर्नमेंट का एक सिग्निफिकेंट प्रोग्राम है। Here is the in-text question 31.4. Try to solve all the questions which is shown here. वेल, अब चैप्टर खत्म हो चुका है और सारे इंटेक्स क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए और टर्मिनल क्वेश्चन भी। मैं वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ, आप उसे देख लें। अगर जहाँ नहीं दिखता वहाँ पे पॉज करिए या फिर जूम कर देख लें, और फिर मैं सारे का आंसर भी दिखा दूंगा। पहले खुद से बनाने की कोशिश करें, फिर आंसर से चेक कर लें। अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी टॉपिक से, या फिर कुछ क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा हो, तो अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में शेयर करें, हम लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये रहा टर्मिनल एक्सरसाइज। सारे का आंसर दिया हुआ, बस टर्मिनल एक्सरसाइज का नहीं दिया हुआ, जो कि आपको खुद से एक्सरसाइज के बेस में से खोजना होगा और बनाना होगा। अगर नहीं बन पाता है तो फिर कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को सॉल्व शेयर करें, हम लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये रहा आंसर। थैंक यू एवरीवन।